नमस्कार बच्चों। पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। वीडियो बन के रेडी थी और एडिटिंग मैं खुद ही करता हूं। अब जो मैं चेहरा देख सकते हैं, कुछ चोट लग गया था, इसके कारण से आपसे आपका आगे क्लास में नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी, मैं रोज वीडियो दूंगा। बहुत बच्चे का शिकायत भी रहता है कि सर रेगुलर दीजिए रेगुलर दीजिए। वाकई भी बोलना भी चाहिए, शिकायत भी रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बच्चों, आप लोग बहुत प्यार करते हैं, सही बात है। इसी तरह प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आज बच्चा मैं क्लास 11 का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। आज का लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग के नियम। मतलब जितना भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, उसमें कौन सा रूल फॉलो करता है। 5 रूल फॉलो करता है बच्चों। बुक में तो 4 बुक दे दीजिए, 4 रूल किए हुए, लेकिन मैं 5 रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि सर 5 रूल क्यों पढ़ाइएगा, बाद में बात करेंगे। कभी कभी होता है घर में पड़ी हुई कोई चीज भी रहती है, अचानक से मिल जाता है तो खुशी अनुभव होता है कि ये काम में आ जाएगा। उसी प्रकार कोई भी चीज टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अब मेरी शुरू से कोशिश रहती है कि काम को आसान करके, लेकिन आज का जो बच्चों में पढ़ाऊंगा है तो बहुत ही आसान, हलवा टाइप का लगेगा, शुरू का 2 ठो। लेकिन बात क्या होता है कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए, चाहे इसको पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा लैंग्वेज में आपको ज्यादा मतलब कि ये आपको ये कंफर्ट रहेगा। इंग्लिश में, हिंदी में, या इंग्लिश में जो हम लिखते हैं। इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिखने को इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझना चाहिए आदमी को अपना लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में ही समझना चाहिए, मैं जैसा मैं मानता हूं। तो बच्चों ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है देख लीजिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पूरा कराने में हम जिस लॉ का पालन करते हैं, जिस नियम का हम लोग पालन करते हैं, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 5 प्रकार का होता है बच्चों। कौन सा होता है? 5 प्रकार का होता है। अभी 2 बताते हूं क्योंकि बोर्ड पे 2 लिखे हुए हैं, फिर मैं ऐसे मिटाऊंगा, फिर मैं 3 लिखूंगा। आज 5 के बारे में बता दूंगा। थोड़ा वीडियो बड़ा भी होगा तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है बच्चों। और बीच बीच में कमेंट भी करते रहिएगा, कुछ नहीं समझ में आया या कुछ समझ में आ गया है ज्यादा। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, पहले बात समझिएगा। यह हम लोग लवेजियर ने दिया था, और इसका एक्सपेरिमेंट जो किया था लैंडोल्ट ने किया था। मतलब एक्सप्लेन किया, लॉ दिया लवेजियर ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा लैंडोल्ट ने। अच्छा से एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है बच्चों। तो ये लॉ कहता क्या है कि इस लॉ के अनुसार किसी भी केमिकल या फिजिकल इक्वेशन, जैसे हम क्लास 10th में पढ़े हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 10th में बात आप जान के आए हैं और यहां आपको समझ में आ रही है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैं उसका स्पेशल मैं क्लास आपको दे दूंगा, एकदम बिल्कुल एकदम मतलब टिक वे में। अब दूंगा भी आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइएगा या जैसे भी आइएगा, आपको सब कुछ आपको वहां पर क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यह हम लोग लवेजियर ने दिया था और इसका एक्सपेरिमेंट लैंडोल्ट ने किया था बच्चों, लैंडोल्ट ने किया था। इस लॉ में क्या कहा गया है? इस लॉ के अनुसार किसी भी केमिकल या फिजिकल इक्वेशन में मास को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। नाइदर भी क्रिएटेड मास को नॉर भी डिस्ट्रक्टेड। न तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, न हम मास को बना सकते हैं। किसमें किसमें किसमें? केमिकल रिएक्शन में। क्या बात हो रहा है? केमिकल या फिजिकल रिएक्शन जब बनाएंगे तो कोई ना कोई तो इक्वेशन बनेगा उसमें। ऐसा नहीं बोलिए कि सर एक ये मार्कर, इसका मार्कर को हम जला दिए तो मास तो खत्म हो गया, वो बात अलग है। केमिकल रिएक्शन में मास को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं। इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, और यही घटना को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात को पहले समझ लीजिएगा। जैसे बच्चों देखिए, हम लोग क्लास 10th में पहला इक्वेशन है mg प्लस O2, mg प्लस O2, MgO हम लोग पढ़े ना बच्चों।
उसके बाद फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहां 2 लगा दिए, यहां 2 लगा दिए, अब बैलेंस हो गया। तो कहने के क्या मतलब हुआ बच्चों कि यहां भी मान लीजिए ये 2 ग्राम मैग्नीशियम है और यहां 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या हुआ, 2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बात समझ में आया बच्चों? कितना ग्राम बना, 2 ग्राम बना। सोच के बताइएगा, यहां 2 ग्राम बना, यहां 2 ग्राम बना, तो यहां पर कितना ग्राम बनेगा? यही सस्पेंस मैं क्रिएट कराऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सोचिए और कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है ना? क्या ये सही मैंने लिखा या मैंने गलत लिखा? ठीक है, आप लोग शुरू में देखते भाग जाते हैं, इसलिए अभी कुछ कुछ हम सस्पेंस बना के रखेंगे, ठीक है? अब आइए, यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पर न तो एटम नया आया बनकर, न एटम खत्म हुआ, जो आया यहीं पर बना, ठीक है ना? तो अब बच्चों क्या करेंगे, देखेंगे, इसमें हम लोग बाद में आएंगे। अब देखिए कि क्या है सर कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना मास इधर बनेगा उतना ही मास इधर भी बनेगा। कुछ हिंट्स मिल गया, मैं इसको भी मिटाऊंगा, ठीक है? आप लोग सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सर कि माल रिएक्टेंट तो समझ रहे हैं, जो रिएक्शन में भाग लेता है। ए और बी है बच्चों, मान लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ ए एंड बी रिएक्टेंट लिए, तो बना क्या, सी प्लस डी बना, मान लीजिए सी प्लस डी बन गया। वो भी क्या, कितना बनेगा प्रोडक्ट, इधर रिएक्टेंट है तो इधर आके प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट कितना ग्राम का बनेगा, 100 ग्राम का ही बनेगा सर। एग्जाम्पल के देखिए, मान लीजिए हम हाइड्रोजन लिए प्लस क्लोरीन लिए, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इधर क्या आया, HCl, हाइड्रोक्लोराइड बन गया। तो अब क्या किए, देखिए इस बात का अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए, अब यहां क्या क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना मास होता है 30.55, 2 क्लोरीन है। अब आइए इधर 2 क्लोरीन, ये सॉरी 2 है, H हाइड्रोजन कितना है 1 होता है इसका एटॉमिक मास, और इसका क्लोरीन का 30.55 ऐड किए 73 ग्राम, और इधर कितना हुआ 73 ग्राम। तो टोटल मास जब हम जोड़े तो इधर कितना हो जाएगा 73, यानी इधर जितना रिएक्टेंट था प्रोडक्ट मेरा उतना ही बना, ठीक है बच्चों? तो ये मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम मेरा यहाँ पे बात खत्म होता है। इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं, इसलिए हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। 10th में हम लोग क्या सीखे थे, बैलेंस करना, हल्का सा सीखे थे, बहुत भास्ट में सिखाने वाला हूं। बैलेंस कैसे, पार्शियल और ये ट्रायल एंड एरर बैलेंसिंग, पार्शियल बैलेंसिंग, ये सब मैंने आगे बात कर रखा है, आगे वाला आने वाला वीडियो में। अब देखिए बच्चों कि बात हुआ कि सर लो तो दिया आपका लेवेजिया ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया था लैंडोल्ट ने। कैसे किया था सर, एक H प्रकार का, एक इस तरह का एक कंटेनर लिया था, H प्रकार का, H देख ना, H लिखा हुआ टाइप का लिया था, इसमें सॉल्यूशन 1 भर दिया, इसमें सॉल्यूशन 2 भर दिया। अब ये क्या करता है, जोर जोर से इसको हिलाता है, जोर जोर से इसको हिलाया, हिला के इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, पूरा मिक्सअप कर दिया। तो पूरा मिक्सअप करने में क्या हुआ, एक बेहतरीन क्या हुआ कि बात आया, मान लीजिए इसका रिएक्शन ए और इसका ये इसका सॉल्यूशन ए, इसका सॉल्यूशन बी, दोनों मिलकर रिएक्ट किया, तो मान लीजिए यहां पर गया डी, तो मान लीजिए ये 50 ग्राम था, तो इधर भी आके 50 ग्राम ही बना जो प्रोडक्ट बना। तो एक नहीं कई सारे रिएक्शन करके देखे थे लैंडोल्ट ने, तब जाके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई। एकदम हल्का सा है बच्चों, खाली इतना ही याद रखना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें मास को ना तो बनाया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, और ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत आसान सा बात था। नेक्स्ट आता है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन, हिंदी में स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। बात को समझिएगा। अब थोड़ा कहीं से पानी लाइए, पानी अपने घर का लाइए, आरओ का निकालिए, कुआं का निकालिए,
इंडिया से लीजिए, पाकिस्तान से लीजिए, नाला से लीजिए, कहीं से भी पानी ले लीजिए, ये पानी का गुण पर नहीं जा रहे हैं, मिक्सचर पे नहीं जा रहे हैं, अशुद्धियों की तरफ। ठीक है, अब से हम पानी की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला H2O होता है। तो हम देखेंगे क्या कि जितना भी फॉर्मूला है, जहां जहां से पानी निकाले हैं, वो सबका फॉर्मूला क्या है बच्चों? H2O है। पानी पानी का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O हो गया। तो दिख क्या रहा है? दिख क्या रहा है? एक रेशियो दिख रहा है सर, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, एक रेशियो दिख रहा है। तो यही तो बात कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी कंपाउंड में उपस्थित प्रत्येक एटम के भार के अनुसार, प्रत्येक एटम के भार के अनुसार रेशियो समान होता है। यहां देखिए कितना वाटर है? एक वाटर है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, करोड़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक ना। उसके भार के अनुसार उसका जो रेशियो देखिएगा समान रहेगा, यानी H2O हमेशा एक समान रेशियो लेकर आएगा। पानी जहां से भी आप लीजिएगा वो आपको समान मात्रा में ही रहेगा, ये रेशियो आपको देखने में 2, कहीं H3O5 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर फॉर्म चेंज होगा तो वैसे पानी नहीं कहलाएगा, H2O ही पानी कहलाएगा। ठीक है, चाहे कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लिया जाए। अभी पानी का उदाहरण देखिए, अभी दूसरा उदाहरण देखिए, अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमेशा NH3 होता है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला। तो वहां पर क्या देखिए बच्चों, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया? एक अमोनिया गैस बनाया। तो एक अमोनिया बनाया तो यानी कि 1:3 हो गया। तो जहां कहीं से भी सोर्स से आपको अमोनिया मिलेगा और आप उसका एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि अमोनिया का फॉर्मूला जो है कितना होगा? NH3 ही आपको मिलेगा। और अब उसका मास भी देख लीजिए, N1 है, नाइट्रोजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। तो 14 इंटू 1 14 प्लस 3 हाइड्रोजन 3 इंटू 1 तो 17, ठीक ना। तो यानी कि अमोनिया 17 ग्राम मान लीजिए, ऐसे AMU में देखते हैं लेकिन हम ग्राम में लेके चलते हैं क्योंकि आगे मोल मोलर मास ही सब पढ़ाना है, और नॉर्मलिटी मोलालिटी मोरालिटी सब साथ पढ़ाएंगे, मोल कंसेप्ट ही आपको क्लियर करेंगे। वीडियो आप देखते रहिएगा, आने वाला वीडियो बहुत मस्त मस्त होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमको 2 चीज पता चला कि आपका रेशियो भी सेम होता है, कहीं से भी कुछ किसी भी सोर्स से मतलब कि कोई भी फॉर्मूला निकालिए तो उसका रेशियो सेम ही होगा, कोई भी भार का हो। यहाँ भार भी दिखा रहे हैं 3H है, 17 ग्राम है, इधर भी 17 ग्राम है। तो इसका मतलब आपको दोनों रूल फॉलो कर गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ दिख गया और एक रेशियो में है वो भी हमको दिख गया। ठीक है बच्चों, कितना आसान सा बात है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा साइड हटते हैं, तब तक आप इसको ये पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है, हर बोर्ड में आता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग उतार लिए होंगे, तो आपका फिर तीसरा और चौथा लो आपके मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। तब तक का उतना देर का ब्रेक का डिस्टर्ब चल रहा हूं बच्चों, दर्द बहुत काफी बढ़ गई है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग, प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि तीसरा लो और चौथा लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला 2 लो तो बहुत बच्चा टाइप का था, 10th में भी पढ़े थे। इसमें थोड़ा देखेंगे बच्चों क्या है, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है बच्चों, इस लॉ को क्या कहता है पहले देख लीजिए। इस लॉ के अनुसार जब 2 एलिमेंट मिलकर एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, जब 2 एलिमेंट मिलकर एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तब एक एलिमेंट के मास जो दूसरे एलिमेंट के निश्चित मास से कंबाइन करते हैं, तो ये आपस में सिंपल रेशियो में आ जाते हैं। यही कहलाता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे सर? जैसे मान लीजिए H और O क्या बनाएगा? पानी ही बनाएगा। फिर H और O मिलके H2O2 बनाता है। तब इसका रेशियो देखिए, H2O 2 और ऑक्सीजन का कितना है? 8 8 2 16, यानी 16
मतलब कि इसका मास हो गया ऑक्सीजन का और 2 मास हो गया हाइड्रोजन का। उसी प्रकार देखिए H2O2, यहां H क्या है 2 है और ऑक्सीजन का देखिए 2 बढ़ गया, 2 मॉलिक्यूल बढ़ गया, यानी कि 16 दूनी 32 हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है कि निश्चित मास से कंबाइन करते हैं। देखिए यहां पर निश्चित कौन सा है, ये दो को तो निश्चित कौन कंबाइन कर रहा है, अनिश्चित वाला। अनिश्चित कौन है, इधर 16 इधर 32 है। किसी निश्चित वाले से ये कंबाइन करते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है कि ये सरल अनुपात में आता है, सिंपल रेशियो में आता है। देखिए कौन, जो अलग जो अनिश्चित अनुपात जो मिला है 16 और 32, 16 और 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा, तो यानी कि यहां ऑक्सीजन 1 है और यहां ऑक्सीजन 2 है। तो यही बेटा सिंपल रेशियो में आता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, कई कई हम लोग इसको ये मल्टीपल भी कर देते हैं। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देखिए, टेबल में बना दिया हूं मैं। जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं, यानी NO ले लिए हम, ठीक है ना। अब N और O मिलकर, है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाता है, N2O बनाया। तो N2 मतलब बच्चों, तो एक नाइट्रोजन का 14 भार होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो गया, तो 14 दूनी 28 और रेशियो इसका 16 हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चों, फिर NO, तो NO क्या हो गया, 14 16 हो गया सर। N2O3, तो फिर 28 48 हो गया, 48 कहां से, 16 गुना 3 48, फिर N2 28, O4 64 हो गया, N2O5 यानी कि 28 और O5 यानी 16 × 5 80। अब यहां पर देखिएगा सब 28 28 88, यानी एक सब इसका एक निश्चित मास है, सबका एक मास निश्चित है। कौन कंबाइन कर रहा है, कौन कंबाइन कर रहा है, निश्चित मास से कोई दूसरा एलिमेंट जो है जो अनिश्चित है वो निश्चित मास के साथ कंबाइन कर रहा है। जहां पर जैसे अनिश्चित कौन है, निश्चित तो यहाँ नाइट्रोजन को दिख रहा है 28 28 28 28 28। अब बोलिएगा सर यहाँ 28 कैसे हो रहा है, तो यहां पर क्या किया जाता है कि यहां पर मल्टीपल प्रोपोर्शन करते हैं। इसको मिलाने के लिए मैथ का रूल होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 28 और यहाँ 32 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 28 16, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके 28 32। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम में स्टेट जब पढ़ाएंगे ना, क्यों मल्टीप्लाई होता है सारा सब वहां पता चल जाएगा। अभी आपको इतना ही जानिए कि एक रूल होता है इसको मैच कराने के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया, 28 28 28 28 हो गया। अब सब में क्या किए कि अब ये तो हमको निश्चित मास दिख रहा है, इस निश्चित मास के साथ अनिश्चित मास आकर कंबाइन कर ले रहा है, तब उसका रेशियो क्या होगा। तब देखते हैं कि 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 32 ऑक्सीजन है, 48 ऑक्सीजन है, 64 ऑक्सीजन है, 80 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है सर, अगर सबका रेशियो कर दे तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 16 3 जा 16 4 जा 16 5 जा। इसका मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन 1 लग रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 2, देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन क्या लगेगा 2 लगेगा, यहाँ ऑक्सीजन 3 लग रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 4 लगेगा, यहाँ ऑक्सीजन 5 लगेगा। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिएगा 2 बार मेरा वीडियो को इधर से मतलब कि रिवाइंड कर करके देखिए तो समझ में आएगा। सब्सक्राइब भी करते रहिए, किसी किसी बच्चों को तकलीफ हो जाता है, मेरा वीडियो लेट से आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि सर जल्दी दीजिए, अनसब्सक्राइब कर देंगे। अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, उसको बढ़ाइए, ठीक है। एक तरह से मैं अपना एक टीचिंग कैरियर यूट्यूब पे मैं शुरू ही कर रहा हूं इस सेशन से ही, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट की बहुत जरूरत है, यही हम गुरु दक्षिणा के तौर पे मांग रहे हैं आप लोगों से। और दोस्तों को भी दिखाइए, समझने और समझाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते वीडियो बच्चों, आप लोग को पढ़ाने से पहले हम लोग एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, स्क्रिप्ट को कैसे आप लोग को समझाया जाए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हमको लगता है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। इसमें खाली एक देखना है कि निश्चित के साथ अनिश्चित का कंबाइन होना, ठीक है। कमेंट, कुछ भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट में जरूर पूछिए, क्योंकि पूछना आपका अधिकार है। मैं तुरंत सब बच्चों का मैं कमेंट पढ़ के मैं आंसर देता हूं, ठीक है। कितना बच्चा है, 10 20 50 बच्चा होंगे जो पढ़ते होंगे,
कमेंट 15-20 करते हैं, सबका मैं जवाब देता हूं। तो कुछ भी डाउट हो तो जरूर क्लियर कीजिए। तो बच्चों इसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो एक निश्चित है, निश्चित के साथ कोई अनिश्चित आकर कंबाइन कर लेता है, और उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो बन जाता है। जैसे 16 का टेबल में जैसे आ गया, तो उस हिसाब से हम यहां पर ऑक्सीजन कितना लगेगा वो हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग अपना मन से कंसीडर कर लेते हैं कि अच्छा यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, तब पता चल जाता है कि यहां पर क्या रेशियो होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तब चौथा मतलब आपका केमिकल कॉम्बिनेशन का चौथा रूल है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये बच्चों बहुत किताब में नहीं दिया हुआ, बहुत स्टेट बोर्ड देता है, बहुत स्टेट बोर्ड नहीं देता है, सीबीएसई नहीं दिए हुए, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, नई जानकारी रखिएगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है इसको समझने से पहले हम एक इसको चीज बनाते हैं। देखिएगा, दो अलग अलग एलिमेंट ले लिया मैंने और एक फिक्स एलिमेंट है नीचे। क्या है? एक फिक्स एलिमेंट यहां हाइड्रोजन है, उसके साथ दो लोग आके जुड़ गए, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तो यहां मीथेन बनाएगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो यहां पानी बनाएगा। तो अब तीसरा चीज देखिएगा बच्चों कि ये दोनों डिसाइड करा देगा कि सी और ओ मिलकर क्या बनेगा और किस रेशियो में बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए यही रेशियो बता देगा आपको। तो देखिए कैसे होता है। तो सी और एच मिलकर क्या बनाया, CH4 बनाया, टेट्राहाइड्रल कार्बन। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उस कार्बन का कितना होता है मास 12 बच्चों, और हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां 4 गए तो 1 × 4 4, तो 12:4 कर दिए। चलिए, अब O और H मिलकर क्या बनाएगा, हमेशा पानी बनाएगा, यानी H2O बन गया। अब यहां हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है। तब यहां पर देखिएगा फिक्स तो ये है सर, यहां 4 है यहां 2 है, तो ये तो अनमैच हो रहा है। तो मैच करने के लिए गुणित अनुपात का नियम यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन कर देंगे, यानी इंटू 2 कर दिए, तो 2 × 2 = 4 है, 16 × 2 = 32 सर कर दिए। तो यहां से पर मेरा क्या है, कार्बन जो है, ये हाइड्रोजन जो है मेरा सेम हो गया। देखो बच्चों क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन यहां पर कार्बन और यहां ऑक्सीजन, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कितना है 12, इसके जगह लिख देते हैं, और ऑक्सीजन कितना है 32। तो सर कार्बन और 32, इसका मतलब एक कार्बन और ऑक्सीजन 2 लगेगा, एक कार्बन और ऑक्सीजन 2 लगेगा। इसका मतलब सर ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये बहुत बड़ा तहलका मचाया था ये वाला का, ये जो खोज हुआ था किस चीज का, व्युत्क्रमणित अनुपात का नियम का, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन का। पता नहीं क्यों नहीं स्टेट बोर्ड दिया है बुक में। ठीक है, लेकिन बच्चों पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और इसी चीज को देखिए ना बच्चों, इसी चीज को हम यहां पर थोड़ा सा पलटी मार दिए हैं, यानी कि अब यहां पर एच था फिक्स, अब यहां पर O को फिक्स कर दिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो 12-32 बन गया, कार्बन का 12 ऑक्सीजन 16 × 32। यहां O और H मिलकर पानी बनाया 2 और 16। देखिए यहां पर क्या है फिक्स भैया, यहाँ O और O फिक्स है। चलिए O और O फिक्स है लेते हैं, यहाँ 32 है 16 है, घबरा गया 2 से गुना कर दिए। अब देखिए कि 32 और 32 में मैच कर गया। क्या मैच नहीं किया, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का कितना रेशियो आ रहा है 12 और 4, 12 और 4 का मतलब क्या हुआ, कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया मीथेन का। तो ये जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो रहा है। उसी प्रकार किसी तरह घुमा घुमा के आप लोग लेते रहिए, होमवर्क में बनाइएगा तो देखिएगा कि 2 से आपको तीसरा का रेशियो पता चल जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो रहा है बच्चों, व्युत्क्रमानुपातिक हो रहा है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। 2 एलिमेंट्स की अलग अलग मात्रा यानी क्वांटिटी, 2 एलिमेंट का अलग अलग क्वांटिटी जो किसी तीसरे एलिमेंट की
एक निश्चित मात्रा, यहां पर निश्चित मात्रा है, मात्रा के साथ कंबाइन करती है, यानी ये फिक्स एलिमेंट है, इसके साथ दो लोग आके कंबाइन कर लेता है, तब क्या होता है, तब पहले उन एलिमेंट्स की मास समान होंगी या उसकी मल्टीपल होगी जिन मात्राओं में वो आपस में कंबाइन करती थी। यानी कि ये दोनों आपको डिसाइड करवाएगा कि इसका मास या इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका रेशियो हमको पता चल गया। हम लोग कह सकते थे सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बन सकता है, सीओ भी तो बन सकता है बच्चों, लेकिन ये हमको रेशियो डिसाइड करा दिया कि 12-32 बनेगा। तो 12-32 मतलब ऑक्सीजन 2, 16 दूनी 32, यानी CO2 बन सकता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब तक हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है बच्चों, आप लोग उतार लिए होंगे, तब तक मैंने भी मिटा के लास्ट वाला लॉ लिख दिया है, गैल-ल्यूसैक का लॉ। ठीक है बच्चों, ये 1808 ईस्वी में दिया गया था गैल-ल्यूसैक के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस कंबाइन होती है या बनती है तो उसके वॉल्यूम जो होता है सिंपल रेशियो में होते हैं। यही लो है, कैसे होता है बताते हैं। शर्त क्या है, जब सभी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति में हो। बात समझे? जैसे मान लीजिए बच्चों हाइड्रोजन गैस ले लिए, क्लोरीन गैस ले लिए और यहां पर HCl भी गैस बना, तो कितना वॉल्यूम में बना है, या एक यूनिट में गैस हाइड्रोजन बना, एक यूनिट में क्लोरीन है, तो 1:1 और यहां बन कितना रहा, 2 यूनिट में, तो कैसे बोलेंगे 1:1:2। तो यानी कहने का मतलब बच्चों क्या हो गया, 1:1:2 कहने का मतलब कि मान लीजिए एक इतना वॉल्यूम लेते हैं हाइड्रोजन का, इतना वॉल्यूम लेते हैं किसका, क्लोरीन का, तो ये क्या हो जाता है, दुगना वॉल्यूम बन जाता है। जैसे 10 ग्राम हाइड्रोजन का लिए, 10 ग्राम किसका लिए, क्लोरीन का लिए, तब ये क्या बन जा रहा है, 20 ग्राम बन जा रहा है। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, तो 1:1:2 बन जाता है। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये भी कहीं ना कहीं लिया गया एक आइडिया है, वहां से गैल-ल्यूसैक वहां से एक आइडिया लिए होंगे। ठीक है ना, या इनसे आइडिया लिया गया होगा। तो बच्चों जाने क्या, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन लिए, ठीक है ना, और यहां नाइट्रोजन लिए, तब बच्चों क्या बना, तो 2NH3 यानी अमोनिया क्या बना, यानी 1 यूनिट हाइड्रोजन, 3 यूनिट लिए हम नाइट्रोजन, तब हमको जाके 2 यूनिट हमको अमोनिया मिला। यानी कि मान लीजिए बच्चों 10 ग्राम हाइड्रोजन लिए, 30 ग्राम हमको मिला नाइट्रोजन, तब हमको अगर रिएक्शन कराकर देखें तो रेशियो के फॉर्म में देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 20 ग्राम ही हमको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। तो रेशियो में अगर हम काट के देखें 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 या 10 2 जा, तो 1:3:2। यानी कि यही बताना चाह रहा है गैल-ल्यूसैक का नियम, किसमें, गैसियस वॉल्यूम में। तो क्या बोला गया, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस कंबाइन होती है, देखिएगा दोनों गैस कंबाइन हो रही है या बन रही है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। यही है बच्चों। ठीक है, तो हमारा लेसन आज खत्म हुआ बच्चों। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आज पढ़ाया, जिसका 5 नियम है, बुक में आपका 4 दिया हुआ है, मैंने 5 पढ़ाया। कौन कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, और 5वां है गैल-ल्यूसैक लॉ। ठीक है, कल इस पर हम लोग क्या करेंगे, कल सारा का फिर 5 पर 1-1 2-2 हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि थ्योरी भी हमारा होगा कंप्लीट और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो
मेरी कोशिश रहेगी वीडियो बनाने की, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम बता चुका हूं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और कोशिश रहेगी जो कैमरा है मेरे पास उसी कैमरा से मेरे पास आपको हम अच्छा वीडियो दे सके। आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए किसी डाउट के ऊपर, तो कि मैं आपको जवाब दे सकूं। और एक क्वेश्चन अगर आपका हो तो समझिए कि सारा बच्चा को वही प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो हम आंसर देंगे। तो मान लीजिए 10 बच्चा देखते हैं तो 10 क्वेश्चन कीजिए, तो 10 का आंसर देंगे तो एक बच्चा का 10 क्वेश्चन का डाउट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। जब तक बात नहीं कीजिएगा तब तक बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है। मैं जरूर जवाब दूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, और कोई टीचर यूट्यूब पर दे ना दे, लेकिन अमृत सुमन सर आपके हर बात का जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। यही हमारा गुरु दक्षिणा रहेगा। आप भी करते रहिएगा सब्सक्राइब, तो हमको भी खुशी मिलेगी कि बच्चे में रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमें भी रोज वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे भी रोज वीडियो बनाएंगे, आपसे सब बच्चों को मिलता रहेगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको एकदम देसी स्टाइल से, जैसे पहला दिन ही बोला था वैसा आज भी मैं बोल रहा हूं, देसी स्टाइल से बताऊंगा। अगर कुछ डाउट है तो फिर मैं इस चैप्टर को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिए, देखते रहिए, देखते अपने आप समझ में आ जाएगा। शुरू का 2 तो आसान है, तीसरा लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कीजिए, और सभी बच्चों को मेरा फिर से जो जो कमेंट करते हैं सभी अपने अपने कमेंट को देख लीजिएगा, सबको आपको मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। नमस्कार।